नमस्कार। यूपीपीसीएस प्री के लिए पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की इस रिवीजन सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी की वीडियोस लगातार मैं आपको यहां से प्रोवाइड करा रहा हूं और इस संबंध में पिछले वीडियो के साथ ही हमने केंद्र की कार्यपालिका को या संघीय कार्यपालिका को समाप्त कर लिया। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका की संरचना क्या होती है या संघीय कार्यपालिका की संरचना क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो राज्य की कार्यपालिका के संबंध में अगर बात करें तो हम इसके अंतर्गत चार चीज़ों के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले राज्यपाल, उसके बाद में मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ये चार चीज़ें स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आती हैं और संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर के 167 तक इन्हीं चार चीज़ों से संबंधी प्रावधान दिए गए हैं जिन्हें हम राज्य की कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं राज्यपाल। राज्यपाल को अगर आपको समझना है तो आपको राष्ट्रपति को समझना होगा। अगर राष्ट्रपति आप ठीक तरीके से समझ पाए हैं, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। राष्ट्रपति अगर आपको समझ में आ गया है तो राज्यपाल से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ कुछ आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो दोनों को कंपेयर करते हुए तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो राज्यपाल की जो स्थिति राज्य में है, यानी राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। तो आपने राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है, देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति की जो स्थिति है, जो स्टैंड है सेंट्रल लेवल पर, केंद्र लेवल पर, देश के लेवल पर, वही स्टैंड लगभग राज्यपाल का है राज्य के संदर्भ में। ठीक है, तो राज्यपाल क्या होता है? राज्य का संवैधानिक मुखिया। राष्ट्रपति के विषय में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल के अधीन राज्य की समस्त कार्यपालिका और विधायी शक्तियां होती हैं और उसकी राज्य में लगभग वही स्थिति या पद होता है जो केंद्र में राष्ट्रपति का होता है। अब अनुच्छेदों पर बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल के संबंध में कौन कौन से प्रोविजंस दे रखे हैं। यहाँ से राज्य की कार्यपालिका जनरली स्टार्ट होती है 152 से, लेकिन 152 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें राज्य की कार्यपालिका से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाओं के विषय में बताया गया जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। मुख्य चीज़ें स्टार्ट होती हैं आर्टिकल 153 से। 153 में क्या बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का देना है कि 153 में राज्य के लिए राज्यपाल के पद के विषय में बताया गया है, नियुक्ति के विषय में यह आर्टिकल प्रावधान नहीं करता है। नियुक्ति से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका 155 है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। 153 में राज्यपाल का पद, मतलब ये सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल जरूरी है, राज्यपाल का पद होना चाहिए। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में बताया गया, तो इस चीज को ध्यान रखना है। 7वां संविधान संशोधन 1956 यह प्रावधान करता है कि एक ही इंसान को, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, 153 में राज्यपाल का पद हो गया। और 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 यह बताता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। मैंने यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं इनको एक क्रम में रखने का प्रयास किया है ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। आप ये मत समझिएगा मैंने राज्यपाल के पद के बारे में बताया और फिर तुरंत ही मैंने आपको राज्यपाल के वेतन के विषय में बता दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो अनुच्छेद हैं उनको एक क्रमिक रूप से रखने का प्रयास किया। इसके बाद में आता है आर्टिकल 53 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अनुच्छेद 153(3), इसमें संसद के द्वारा निर्मित विधि के अनुसार राज्य की जो संचित निधि होती है उससे राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। यानी राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते हैं अगर उनकी बात की जाए तो वे कहाँ पे हैं? अनुच्छेद 153(3) में। अनुच्छेद 154(1) ये बताता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से केंद्र की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 155 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। 2 पॉइंट्स यहां से आपके क्लियर हुए। पहला, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 155 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति की किसके द्वारा जाएगी? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहाँ से एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आप याद रख सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कनाडा के संविधान का अनुकरण किया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कहाँ से ली गई है? वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। वहां पर क्या होता है? राज्यपाल को गवर्नर जनरल जो होता है वो नियुक्त करता है।
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से देखते हैं। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है। जैसे यूपी का कोई आदमी है तो वो यूपी का राज्यपाल नहीं बन सकता है। क्लियर। इसके बाद में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा। ठीक है, यानी जनरली राष्ट्रपति जब किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करता है तो वो मुख्यमंत्री से पहले सलाह मशवरा जो होता है, विचार विमर्श होता है, वो कर लेता है। कार्यकाल के विषय में बात करें, राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 156 156 में। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है या फिर उसका जब पद ग्रहण होता है उस तिथि से लेकर के 5 वर्ष तक होता है। लेकिन इसमें एक जरूरी चीज है कि वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। जैसे राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हो रहा है, दूसरा राज्यपाल चुना नहीं गया है, तो जब तक वो चुना नहीं जाएगा तब तक पहला वाला राज्यपाल अपने पद पर काम करता रहेगा। राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में कोई विशेष उल्लेख नहीं किए गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति के संबंध में संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया के विषय में बताया गया आर्टिकल 61 में, लेकिन राज्यपाल को पद से हटाने के लिए जो बेस है वो संविधान में नहीं है। वह अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 156 ख के तहत राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 156 ख के अंतर्गत 157 में है राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं या अर्हताएं, कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। सबसे पहली चीज, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज होती है 35 ईयर्स। लाभ के पद पर या किसी सरकारी नौकरी पर ना हो। आपको ये मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि कौन कौन से पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो बार बार उन चीजों को रिपीट करने की आवश्यकता है नहीं। और चौथी योग्यता उसकी अर्हता होनी चाहिए कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। भारत का नागरिक, मिनिमम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना हो और राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसके बाद में आर्टिकल 158, इसमें क्या है कि राज्यपाल को संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपने पढ़ा, ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य है, और यहाँ पर बता रहा है 158 में कि राज्यपाल को संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, सेम मत समझना। राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो राज्य विधानमंडल का सदस्य हो। ठीक है, राज्य विधानसभा का या विधानमंडल का सदस्य तो उसको होना ही नहीं चाहिए, ना ही उसको संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। न्यूट्रल आदमी है वही राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक है, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उपर्युक्त में से किसी का सदस्य है, चाहे तो वो लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, राज्य विधानमंडल का सदस्य है, तो शपथ ग्रहण करने से पहले उसे उस पद से क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो वह एक साथ राज्य विधानमंडल का सदस्य और राज्यपाल नहीं हो सकता है, ना ही संसद सदस्य और राज्यपाल हो सकता है। उसे इन संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य है, चाहे वो राज्य विधानमंडल का सदस्य है, उससे उसको त्यागपत्र देना होगा। आर्टिकल 159 में है शपथ राज्यपाल की। ठीक है, और शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? जिस राज्य का राज्यपाल होगा या जिस राज्य के राज्यपाल के रूप में उसे नियुक्त किया जा रहा है, उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जैसे यूपी में कोई राज्यपाल बनाया जा रहा है तो यूपी के राज्यपाल को यूपी के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, वो उनको शपथ दिलाएंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उसी न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, सबसे सीनियर जज जो होंगे, वो उनको शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल के कार्य और शक्तियों के विषय में जानते हैं। सबसे पहला कार्य तो यही है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के किससे? सुझाव के साथ में, परामर्श के साथ में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा राष्ट्रपति के संदर्भ में राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है वो आर्टिकल 123 में दी गई है। 123 मतलब 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा करना है आपको, राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213। और राज्यपाल यह अध्यादेश तब जारी करता है जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये जो अध्यादेश होता है ये 6 माह तक प्रभावी बना रहता है।
अध्यादेश लागू होने के बाद 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडलों का जो सेशन होता है, सत्र होता है, वो स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। तो जो बैठक का पहला दिन होता है उस दिन से अधिकतम 6 सप्ताह तक यानी 42 दिन तक इसे लागू रहा माना जा सकता है या लागू रह सकता है। राज्यपाल का जो अध्यादेश होता है राज्य विधानमंडल द्वारा 6 सप्ताह के भीतर उसको स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अगर राज्य विधानमंडल राज्यपाल के अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर परमिशन नहीं देता है, स्वीकृति नहीं देता है, तो वह अपने आप ही समाप्त हुआ माना जाता है। अध्यादेश को राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता है। राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जो राज्य सूची में है, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर या जिन विषयों पर राज्य विधानमंडलों को कानून या विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यहां से क्लियर। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय जो होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उनके कुलपतियों की नियुक्ति होता है और स्वयं जो होता है वो उन सभी कुलपतियों के ऊपर होता है, यानी पदेन कुलाधिपति होता है। ठीक है, इसके बाद में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देने का काम जो है वो राज्यपाल करता है। आप जानते हैं राज्यों के उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करने में जो है राज्यपाल का परामर्श लेता है। राज्यों के सभी मुख्य पदों की नियुक्ति जैसे राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य का वित्त आयोग, महाधिवक्ता, राज्य का लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस, ठीक है, सदस्य और लोक सेवा आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। लेकिन प्रमुख चीज यहां पर जो आपको याद रखनी है कि इन सभी को पद से हटाने की पावर राज्यपाल को नहीं दी गई है। इन सभी पदों पर नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन उनको पद से हटाने की जो पावर है वो राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 161 राज्यपाल किसी न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को कम या स्थगित कर सकता है। अब यहां पर दोनों चीजों में कंपेयरिंग करेंगे। जिस तरीके से राष्ट्रपति को दंडादेश को कम या स्थगित करने के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान की गई है, ठीक उसी तरीके से राज्यपाल को भी इस संबंध में शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है उसमें। थोड़ा सा अंतर क्या है कि जो राज्यपाल होता है वो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है लेकिन पूरी तरीके से क्षमा नहीं कर सकता। वहीं राष्ट्रपति को इस संबंध में यह शक्ति प्राप्त है कि वो उसको पूर्णतः क्षमा भी कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल को दंडादेश के संबंध में 3 तरह की शक्तियां प्राप्त हैं, लघुकरण, निलंबन और परिहार। राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में चेंज कर सकता है सर, लेकिन पूरी तरीके से उसको क्षमा नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई सजा सैनिक न्यायालय के द्वारा दी गई है तो इस सजा में राज्यपाल कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर बात करें तो राष्ट्रपति को सैनिक न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड के संबंध में भी हस्तक्षेप करने के अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 164 विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा उसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने की शक्ति जो है राज्यपाल को दी गई है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो 164 के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 168 में क्या है, राज्यपाल राज्य विधान मंडलों के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। जिस तरीके से जो केंद्र की विधायिका होती है उसका अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उसी तरीके से राज्य की जो विधायिका होती है उसका अभिन्न अंग जो है राज्यपाल को माना जाता है आर्टिकल 168 के तहत। अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होता है उसके 1/6 सदस्यों को वह मनोनीत कर सकता है और वे 1/6 सदस्य जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे वो विशेष रूप से किस क्षेत्र से संबंधित होंगे, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होंगे, कला के क्षेत्र से, साहित्य, सोशल सर्विस, सहकारी आंदोलन, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत करने की जो शक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 171 में दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 333 में राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को मनोनीत करने की शक्ति भी राज्यपाल को दी गई है। अनुच्छेद 174 के तहत वह विधानमंडलों के सत्र को आहूत कर सकता है, मतलब बुला सकता है और उनको समाप्त कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। आर्टिकल 174 ख में राज्यपाल विधानसभा को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर समय से पहले भी भंग कर सकता है। ये शक्ति उसको 174 ख के अंतर्गत दी गई है। 175 में विधानमंडल की जो संयुक्त बैठक होती है उसको संबोधित करता है राज्यपाल। 175 में इसके बारे में बताया गया है। 199 में जो धन विधेयक होते हैं विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जा सकते हैं। आर्टिकल 200 इसमें कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, इस बात का प्रावधान किया गया है।
और इसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को रिजर्व कर सकता है, आरक्षित कर सकता है और किसी भी विधेयक को दोबारा से विचार करने के लिए लौटा सकता है। ये अनुच्छेद 200 के तहत प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मुख्य सचिव के द्वारा तैयार किया जाता है। किसी राज्य का राज्यपाल जब अन्य राज्य में कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाता है तब भी उसे शपथ दिलाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे नहीं कि राज्यपाल आप पहले से ही राज्यपाल के पद पर हैं तो पद पर आने से पहले आपने शपथ ली होगी। अगर आपको अतिरिक्त कार्यभार दिया जा रहा है किसी अन्य राज्य का, तो जब आप दूसरे राज्य के राज्यपाल बनाए जाएंगे या कार्यवाहक राज्यपाल बनाए जाएंगे तब भी आपको शपथ लेनी होगी। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से जानकारी है उसको देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल शब्द का जो है या प्रशासक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सामान्य जो हमारे राज्य हैं उनमें उसे राज्यपाल कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में इन्हें उपराज्यपाल या प्रशासक के नाम से जाना जाता है, लेकिन उन्हें राज्यपाल के समान शक्तियां जो हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं। विशेष रूप से दिल्ली और पुदुचेरी की बात करें तो इसमें राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल का पद होता है और दिल्ली पुदुचेरी को छोड़ करके अन्य जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर इन्हें प्रशासक कहा जाता है। अनुच्छेद 371 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस में। ठीक है, आर्टिकल 371 क से लेकर के झ तक राज्यपाल को कुछ विशेष राज्यों के लिए विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो विशेष राज्य हैं नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, इन राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं आर्टिकल 371 क से लेकर के झ तक। राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी होते हैं। स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल को निर्देशित करता है और राज्यपाल जो है महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठावाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करने की शक्ति उसको है। इसके अलावा वह गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए भी अलग से विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है, लेकिन ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, यानी ऐसा वह अपनी मर्जी से नहीं करेगा, राष्ट्रपति जो होते हैं उनके निर्देश पर ही करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ राज्यपाल के संबंध में आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी गई है वो आपको पसंद आई होगी और निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ऐसे ही और लगातार वीडियोज़ आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। चैनल के साथ बने रहें, अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपना रिव्यू, फीडबैक या रिस्पांस जो भी होता है वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।